सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो आइए हम शुरू करते हैं मुस्लिम लॉ। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो मुस्लिम लॉ में इसमें क्या था, जो मुस्लिम जो धर्म जो है वो दो भागों में बैठा हुआ था, शिया और सुन्नी। तो उसी को आगे लेके चलते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय की हम बात करते हैं। सुन्नी संप्रदाय में मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्कूल या शाखाएं। तो मुस्लिम कानून में जो सुन्नी संप्रदाय जो है इसके 4 शाखाएं बताई जाती है। तो सबसे पहली जो शाखा है वो है हनफी शाखा। ठीक है, हनफी स्कूल या हनफी शाखा भाई। ठीक है, तो हनफी शाखा जो पहली जो है शाखा बोली जाती है भाई। ठीक है, तो हनफी शाखा जो है, हनफी विचारधारा मुस्लिम कानून की पहली और सबसे लोकप्रिय विचारधारा है भाई। ठीक है, ठीक है। तो जो हनफी जो विचारधारा जो है वो मुस्लिम कानून की क्या है, सबसे लोकप्रिय और सबसे पहली विचारधारा है भाई। हनफी जो हनफी कहलाने से पहले इस शाखा यानी कि इस स्कूल को कूफा स्कूल के नाम से जाना जाता था। यानी कि हनफी कहलाने से पहले, हनफी नाम आने से पहले इस शाखा को क्या बोला जाता था, कूफा। ठीक है, और ये कूफा जो है इराक का एक शहर है। ठीक है, उसके नाम पे नाम पड़ा था भाई। ठीक है, इराक के शहर कूफा के नाम पर आधारित था भाई। कौन सा, कूफा। और कूफा के बाद इसको क्या बोला जाने लगा, हनफी शाखा। ठीक है, हनफी स्कूल। अब हनफी नाम कैसे आया? बाद में इस स्कूल का नाम इसके संस्थापक, तो जो हनफी जो शाखा जो थी, इसके संस्थापक कौन थे, अबू हनफी। तो अबू हनफी के नाम पे इस स्कूल का नाम, इस शाखा का नाम क्या पड़ गया, हनफी शाखा। ठीक है, इस स्कूल के संस्थापक इमाम अबू हनीफ थे भाई। ठीक है, उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण छात्र थे भाई। किनके 2 महत्वपूर्ण छात्र थे? तो जो इमाम अबू जो थे, इनके 2 सबसे प्रिय छात्र थे। उनका नाम क्या था, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। ठीक है, तो ये बात थी हनफी शाखा से, हनफी स्कूल से। आगे चलते हैं। भारत में अधिकांश मुसलमान हनफी मत का पालन करते हैं। तो भारत में जो है हनफी मत के अधिकांश मुस्लिम जो हैं वो क्या है, हनफी मत का पालन करते हैं। इस और जो ये जो शाखा जो है हनफी शाखा, इसका अनुसरण चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो तुर्की में क्या किया जाता है भाई। कौन सी शाखा, हनफी शाखा का अनुसरण भाई। मानने वाले यहाँ पे भी हैं भाई। इस विचारधारा के अनुयायी विश्व भर की संपूर्ण मुस्लिम आबादी का 1/3 है भाई। ठीक है, तो 1/3 है भाई संपूर्ण विश्व में जो मुस्लिम जो है उनका 1/3 है हनफी शाखा को मानने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। उन्होंने एक सरल पद्धति का पालन किया भाई। किन्होंने, हनफी शाखा को मानने वालों ने। वे सबसे लोकप्रिय और प्रचलित स्कूल में से थे भाई। ठीक है, वे जो पैगंबर जो थे, वे पैगंबर की हदीसों पर तब तक अत्यधिक भरोसा नहीं करते थे जब तक कि वे संदेह से परे सत्य साबित न हो जाए। ठीक है, जो हनफी शाखा को जो मानने वाले थे, वह पैगंबर मोहम्मद की जो
बातें जो थी उन पर तब तक क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे जब तक वो सत्य से परे, ठीक है, सत्य से परे साबित न हो जाए, ठीक है, कि वह जो बात बोली थी वो सत्य हो गई भाई। वे कियास पर बहुत अधिक निर्भर थे भाई। उन्होंने इज्मा को भी बढ़ावा दिया और इस्तिहसना को प्राथमिकता दी भाई हनफी शाखा ने। ऐसा माना जाता है कि विद्यालय अन्य विद्यालयों की तुलना में परंपराओं को बनाने में अधिक सख्त था भाई। तो हनफी जो शाखा जो थी ये क्या थी, परंपराओं को बनाने में अधिक क्या थी, सख्त थी भाई। इसके अलावा अबू हनीफा का मानना था कि कानून के प्रयोग में व्यवहार और स्थानीय अधिकारियों का भरोसा करना महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। तो अबू हनीफा का मानना क्या था कि जो कानून जो है, कानून के प्रयोग में, कानून का जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या है, एक तो व्यवहार होना चाहिए और एक स्थानीय जो अधिकारियों का क्या, स्थानीय अधिकारियों पर क्या हो, भरोसा हो, ठीक है। तो ये थी हनफी शाखा। आगे हम देखते हैं मलिकी स्कूल, मलिकी शाखा भाई, ठीक है। 711 ईस्वी से लेके 795 ईस्वी का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है, मलिकी शाखा। अब मलिकी शाखा के बारे में देखते हैं। इस विद्यालय के संस्थापक इमाम मलिक थे भाई, ठीक है, इमाम मलिक थे इस शाखा या विद्यालय के संस्थापक मलिकी शाखा के। इस विद्यालय का नाम मलिक बिन अनास के नाम पर रखा गया है। वे मदीना के मुफ्ती थे भाई, ठीक है। तो मदीना के मुफ्ती कौन थे, वो थे मलिक बिन अनास। इसके नाम पे मलिकी स्कूल का, मलिकी शाखा का नाम रखा गया भाई, ठीक है। और मदीना के मुफ्ती थे भाई, ठीक है। उनके समय में कूफा को मुस्लिम खलीफा की राजधानी माना जाता था। और कूफा शहर कहाँ पे था, इराक में। और कूफा से कौन सा नाम निकल के आया, हमने पहले देखा, हनफी, ठीक है। उनके समय में कूफा को मुस्लिम खलीफा की राजधानी माना जाता था भाई, ठीक है, जहां इमाम अबू हनीफा और उनके शिष्यों ने हनफी विचारधाराओं का विकास किया था। वही बात फिर से घूम के आ गई भाई, ठीक है। मदीना के लोग भी इस्लाम के एक विशेष मार्ग का अनुसरण करते थे। इसी मार्ग का अनुसरण मलिकी संप्रदाय ने भी किया भाई, जिसने मदीना के लोगों की प्रथाओं और पैगंबर के साथियों के कथनों को स्वीकार किया भाई। कथनों या बातों को क्या किया, स्वीकार किया, ठीक है। तो मदीना के लोग भी इस्लाम के एक विशेष मार्ग का अनुसरण करते थे, ठीक है। इसी मार्ग का अनुसरण जो मलिकी जो संप्रदाय ने भी किया, जिसने मदीना के लोगों की प्रथा उस समय पे चल रही थी और पैगंबर के साथियों के कथनों को स्वीकार किया भाई, ठीक है। वे कियास का पालन तभी करते थे जब उस विशेष मामले में कुरान या सुन्नत निष्क्रिय हो जाती थी। तो जो मलिकी जो शाखा जो थी, ये कियास का अनुसरण तब करते थे जब एक तो कुरान और एक सुन्नत निष्क्रिय हो जाती थी किसी मामले को लेकर, ठीक है। उन्होंने सार्वजनिक हित का भी पालन किया। अल मसाहिल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सार्वजनिक हित का जो पालन है वो भी किया भाई, ठीक है। सार्वजनिक हित का क्या किया, पालन किया। आगे देखते हैं भाई, किसने किया, जो मलिकी शाखा स्कूल जो है, मलिकी जो शाखा जो है, इसने किया भाई। उनके शिष्य इमाम मुहान और इमाम सफ़ी को अफ्रीका, मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया आदि में अनुयायी मिले भाई, ठीक है। तो
मलिकी जो शाखा जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ? अफ्रीका, मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया आदि में हुआ भाई। ठीक है, आगे देखते हैं भाई इसका। तो मलिकी जो शाखा जो थी, मलिक बिन अनास के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, मदीना के मुफ्ती थे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पे, जो सैफई जो शाखा है उसकी, सैफई स्कूल 767 ईस्वी से लेके 820 ईस्वी। इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अस सैफई इस विचारधारा के संस्थापक थे। कौन थे? इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अस सैफई इस विचारधारा के क्या थे? संस्थापक थे। सैफई जो स्कूल है इसके, वह मदीना के इमाम मलिक के शिष्य थे भाई। ठीक है, किसके शिष्य थे? मलिक के शिष्य थे भाई। फिर उन्होंने इमाम अबू हनीफा के शिष्यों के साथ काम करना शुरू किया और कूफा चले गए। कूफा कहाँ पे? वहीं इराक चले गए भाई। इन्होंने हनफी विचारधारा और मलिकी विचारधारा के विचारों और सिद्धांतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया भाई। ठीक है, सैफई ने, इमाम सैफई को इस्लाम के महानतम न्यायविदों में से एक माना जाता था। ठीक है, उन्होंने सैफई इस्लामी न्यायशास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांतों की स्थापना की। ठीक है, अनुयायियों ने चारों स्रोतों का अनुसरण किया और मलिकी स्कूल द्वारा अपनाई गई जनित पद्धति को अस्वीकार कर दिया और वे इस्तियासन के पक्ष में भी नहीं थे भाई। किसके अनुयायी? अनुयायी सैफई के अनुयायी। ठीक है, सैफई जो स्कूल जो था, जो शाखा जो थी, इसके अनुयायी। वह कानून के स्रोतों को संकलित करने वाले पहले व्यक्ति थे भाई। ठीक है, उन्होंने शिक्षाएं लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक, पाकिस्तान, उनकी जो शिक्षाएं जो थी वो कहाँ तक पहुंची? लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक, पाकिस्तान, ईरान, यमन और भारत के कुछ हिस्सों में भी लोकप्रिय थी भाई। ठीक है, किसकी शिक्षाएं? सैफई स्कूल की। ठीक है, अगला जो स्कूल जो था वो था हनबली। हनबली स्कूल 780 से लेके 855। अहमद बिन हनबल इस्लामी न्यायशास्त्र के हनबली संप्रदाय के संस्थापक थे भाई। ठीक है, वह पैगंबर की परंपराओं के प्रति बहुत सख्त थे। जो पैगंबर की परंपराएं जो चल रही थी उनके प्रति बहुत सख्त थे और हदीस के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते थे भाई। तो संपूर्ण जो पैगंबर साहब जो थे, उन्होंने जो बनाई जो थी परंपराएं, उनका एक कड़ाई से क्या करते थे? पालन करते थे और उनकी परंपराओं के प्रति सख्त थे। उन्होंने कार्य प्रणाली कुरान, इजमा और सुन्नत पर आधारित थी भाई। तो उनकी जो कार्य प्रणाली जो थी वो कुरान, इजमा और सुन्नत पर आधारित थी भाई। उन्होंने कियास का पालन तभी किया जब उन्हें लगा कि यह आवश्यक है। उनका दबदबा मुख्य रूप से सऊदी अरब में था भाई। ठीक है, तो हनबली जो शाखा जो थी, इनका दबदबा मुख्य रूप से सऊदी अरब में था। आगे देखते हैं। आगे बात आ जाती है, ये जो चार जो शाखाएं जो थी, ये सुन्नी जो संप्रदाय जो है उसकी शाखाएं थी। अब हम बात करते हैं शिया संप्रदाय। शिया संप्रदाय को मुस्लिम जगत में अल्पसंख्यक माना जाता है भाई। उन्हें केवल ईरान में ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त है भाई। हालांकि उस राज्य में भी उनके पास बहुमत नहीं है। शिया संप्रदाय के अनुसार कानून के 3 संप्रदाय हैं भाई।
ठीक है। तो शिया संप्रदाय के अनुसार कानून के 3 क्या है संप्रदाय देखते हैं। इतना असारी, पहला जो इन्होंने बताया इतना असारी, यह संप्रदाय इतना आसरी कानून के पालन पर आधारित है भाई। तो ये क्या है, कानून के पालन पर आधारित है। इन संप्रदायों के अनुयायी अधिकतर इराक और ईरान में पाए जाते हैं भाई। किसके? इतना असारी के। भारत में अधिकांश शिया मुसलमान भी इतना असरी संप्रदाय के सिद्धांत का पालन करते हैं, ठीक है। उन्हें राजनीतिक रूप से शांत स्वभाव का माना जाता है भाई। तो शांत स्वभाव का किसे माना जाता है? सॉरी, शांत स्वभाव का माना जाता है इतना सारी जो संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं उनको। इस संप्रदाय को शिया मुसलमानों का सबसे प्रमुख संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। अधिकांश मामलों में शियाओं का जाफरी फिक़ह सुन्नी विचारधारा के 4 स्कूलों में से एक या अधिक से अप्रत्यय है, सिवाय इसके कि मुता को एक वैध विवाह माना जाता है, ठीक है। तो अधिकांश जो मामले जो होते हैं उसमें शियाओं का जाफरी फिक़ह जो है वो सुन्नी विचारधारा के 4 स्कूलों में से एक या अधिक से जो प्रभावित है भाई, ठीक है। सिवाय इसके कि मुता को एक वैध विवाह माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, समझने की बात है कि जो शिया संप्रदाय में मुता जो विवाह होता है, मुता विवाह वैध है, ठीक है। लेकिन सुन्नी संप्रदाय में मुता विवाह वैध नहीं है। आगे हम मुता विवाह के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि शिया संप्रदाय में मुता विवाह क्या है, वैध है। मुता विवाह क्या आता है कि किसी के साथ कांटेक्ट कर लिया, ठीक है, अनुबंध कर लिया कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने साल के लिए आप मेरे साथ क्या रहो, शादी में रहो। आगे देखेंगे ये विवाह ओनली किस में होता है, शिया संप्रदाय में ही होता है, ठीक है। और उसमें भी किस में होता है, इतना असारिया इस संप्रदाय में होता है। तो इतना असारिया संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि अंतिम इमाम गायब हो गए थे भाई। तो इनका मानना है कि अंतिम जो इमाम जो थे वो गायब हो गए थे और महदी यानी कि मसीहा के रूप में लौटेंगे भाई, ठीक है। तो शिया संप्रदाय में इतना असारिया जो संप्रदाय जो है उसकी ये मुख्य बातें थी भाई। आगे चलते हैं। इस्माइली, अगला जो संप्रदाय जो है इसमें सुन्नी शिया संप्रदाय में वो है इस्माइली। इस्माइली जो संप्रदाय है उसके बारे में देखते हैं। इस्माइली संप्रदाय केवल 7 इमामों को स्वीकार करता है भाई, ठीक है। और इसलिए उन्हें सेवन्स के नाम से भी जाना जाता है, सेवनसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 7 इमामों को स्वीकार करता है कि 7 इमाम थे। इनकी उत्पत्ति का पता मिस्र से लगाया जा सकता है भाई। किसका? इस्माइली जो संप्रदाय है उसका, उनके 2 समूह हैं अर्थात, ठीक है। इनके क्या है, 2 समूह हैं भाई। देखते हैं। ख्वाजा या पूर्वी इस्माइली, जिन्हें पैगंबर के वंश में 49वें इमाम आगा खां के अनुयायी माना जाता था भाई, ठीक है।
इस्माइली जो थे इनको क्या था, पैगंबर मोहम्मद के वंश में 49वां इमाम आगा खां के अनुयायी माना जाता था भाई। पश्चिमी इस्माइली, जिन्हें आमतौर पर बोरा कहा जाता था, सुलेमानी और दाऊदी संप्रदाय की को विभाजित थे भाई। जो पश्चिमी इस्माइली जो थे, जिन्होंने आमतौर पर बोरा कहा जाता था भाई, सुलेमानी और दाऊदी समुदायों में विभाजित थे भाई। उन्होंने मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, अरब, पाकिस्तान, सीरिया और ईरान में विजय प्राप्त की थी भाई। ठीक है। तो जो पूर्वी इस्माइली जो थे, इनको जो पैगंबर वंश के 49वें इमाम आगा खां के अनुयायी माना जाता है भाई। कि ये कौन थे भाई? आगा खां के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है। और इनको आमतौर पर क्या बोला जाता है? बोरा कहा जाता था भाई। ठीक है। बोहरो या बोहरा। ठीक है। और सुलेमानी और दाऊदी समुदाय में विभाजित थे भाई ये। ठीक है। और इन्होंने मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, अरब, पाकिस्तान, सीरिया और ईरान में विजय प्राप्त की थी भाई। तो इस्माइली के नाम पे क्या पड़ा था? इस्माइली संप्रदाय नाम पड़ा था भाई। आगे देखते हैं भाई। पश्चिमी इस्माइलियों को आमतौर पर बोरा कहा जाता था। फिर से आ गया। ठीक है। जो सुलेमानी और दाऊदी में विभाजित थे भाई। ये मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, अरब, पाकिस्तान, सीरिया और ईरान में प्रचलित थे भाई। ठीक है। आगे था जेदिया। तो जो सिया जो संप्रदाय है, इसकी जो तीसरी शाखा बताई जाती है, वो है तीसरा स्कूल, वो है जेदिया। इमाम जायद ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी भाई। अनुयायियों का मानना है कि किसके अनुयायियों का? जेदिया जो संप्रदाय, इसके अनुयायियों का, जो इसको मानने वाले हैं वो इसके अनुयायियों का मानना है कि इमाम का चुनाव होना चाहिए भाई। इसलिए इस संप्रदाय में उत्तराधिकार चुनाव के माध्यम से होता है भाई। वे इमाम को सर्वोच्च और सही मार्गदर्शक मानते हैं भाई, जेदिया संप्रदाय के अनुयायी। भारत में इनके अनुयायी नहीं पाए जाते, लेकिन दक्षिण अरब में इनकी संख्या सबसे अधिक है भाई। सिया इस्लाम का यह संप्रदाय यमन में सबसे अधिक प्रभावशाली है भाई। तो भारत में जेदिया नहीं पाए जाते भाई। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को राजनीतिक कार्यकर्ता माना जाता है। वे अक्सर ट्रेवलर सिया संप्रदाय के सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं भाई। ठीक है। तो भारत में ये जेदिया नहीं पाए जाते। तो भारत में जो पाए जाते हैं उनमें कौन से हैं? एक तो जो इतना असरिया जो है, ये भी बहुत कम पाए जाते हैं भारत में। ठीक है। जो सिया सुन्नी जो संप्रदाय है, सुन्नी संप्रदाय में इसके जो स्कूल जो हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, ये लगभग भारत में पाई जाती हैं भाई। ठीक है। और भारत में जो सिया मुसलमान भी इतना असरिया संप्रदाय के क्या सिद्धांतों का पालन करते हैं भाई। ठीक है। तो ये इतना असरिया वाला सिद्धांत भारत में भी पाया जाता है। जेदिया नहीं पाए जाते। और इस्माइलिया जो है वो भी मध्य एशिया में और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई। आगे देखते हैं भाई।
आगे बात आ जाती है, अब ये जो संप्रदाय जो थी इनके स्कूल यहाँ तक समाप्त हो गई। अब बात करते हैं विवाह की, मुस्लिम विवाह। परिचय देखते हैं सबसे पहले। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में विवाह को इसकी सार्वभौमिकता के कारण एक सामाजिक ढांचा माना जाता है भाई। किसको? विवाह को भाई। ठीक है, तो विवाह को क्या माना जाता है? सामाजिक ढांचा माना जाता है। परंपराओं और समाज ये क्या है, रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार एक सार्वभौमिकता क्या माना जाता है? एक सामाजिक ढांचा माना जाता है। विवाह को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति दी जाती है भाई, जो कानूनों, नियमों, रीति रिवाजों और मान्यताओं द्वारा विनियमित होते हैं, जो भागीदारों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करती हैं और उनके बच्चों, यदि कोई हो, को सामाजिक दर्जा प्रदान करते हैं भाई। ठीक है, तो विवाह को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति दी जाती है भाई। ठीक है, जो कानून, नियमों, रीति रिवाजों और मान्यताओं द्वारा विनियमित होते हैं भाई, जो भागीदारों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करते हैं भाई। दोनों भागीदार, दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व निर्धारित हो जाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है? सामाजिक दर्जा प्रदान किया जाता है भाई। ठीक है, हालांकि मुस्लिम विवाह एक अनुबंध है, मुस्लिम विवाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। फिर भी वैध होने के लिए इसे मुस्लिम कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक है भाई। ठीक है, फिर भी इस विवाह को वैध होने के लिए, मान्य होने के लिए क्या है? नियमों का कुछ पालन करना पड़ता है भाई। निकाह दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करता है भाई। तो विवाह क्या है? दोनों पक्षों के बीच, वर और वधू के पक्ष दोनों के बीच क्या करता है भाई? वैवाहिक संबंध स्थापित करता है भाई। मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें क्या क्या है? योग्य पक्षों के बीच विवाह कानूनी रूप से संपन्न किया जा सकता है। इस्लाम में विवाह के लिए सामान्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं भाई। तो इस्लाम में क्या है? सामान्य नियम, सामान्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं विवाह के लिए। एक तो प्रस्ताव और दूसरी स्वीकृति। ठीक है, प्रस्ताव क्या होगा? प्रस्ताव वर जो है, वर वधू से पूछेगा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, तो वधू कहेगी हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो वो प्रस्ताव रखता है कि आप मुझसे शादी करना चाहती है, तो वो प्रस्ताव। और दुल्हन या वधू बोलती है कि हाँ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो ये दे दी उसने स्वीकृति। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ये तो एक नॉर्मल बात थी, इसमें क्या बोला गया है इसको देखते हैं। प्रस्ताव और स्वीकृति। विवाह किसी भी अन्य अनुबंध की तरह इज्जत और कबूल के माध्यम से संपन्न होता है भाई। ठीक है, तो इज्जत और कबूल के माध्यम से संपन्न होता है, अर्थात प्रस्ताव और स्वीकृति के माध्यम से एक पक्ष को दूसरे पक्ष को विवाह का प्रस्ताव इजाब देना होगा भाई। ठीक है, विवाह तभी पूर्ण होता है जब दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, यानी कि कबूल कर ले भाई। ठीक है, वो बोलते हैं ना कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? तो वधू बोलती है हाँ कबूल है। प्रस्ताव और स्वीकृति के शब्द एक दूसरे की उपस्थिति में, यानी कि वहीं पे है, दोनों उपस्थित है वहां पे, उपस्थिति में या किसी प्रतिनिधि एजेंट की उपस्थिति में बोले जाने चाहिए भाई। ठीक है, दोनों की वहां पे उपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं दोनों, या कोई एजेंट की उपस्थिति में बोले जाने चाहिए भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। सुन्नी मान्यताओं के अनुसार प्रस्ताव और स्वीकृति दो पुरुषों, ठीक है, जो सुन्नी जो मान्यता जो है उसमें क्या बोलते हैं कि प्रस्ताव और स्वीकृति दो पुरुषों या एक पुरुष और दो महिलाओं गवाहों की उपस्थिति में होनी चाहिए भाई।
जो समझदार, वयस्क और मुस्लिम हो भाई। सुन्नी संप्रदाय क्या बोलती है कि जब प्रस्ताव वर जो है प्रस्ताव रखता है और वधू जब शादी के प्रस्ताव को कबूल करती है तो उसमें गवाह होने चाहिए। गवाह में कौन? या तो दो पुरुष हो, ठीक है, या एक पुरुष और दो महिलाएं हो जो क्या हो? मुस्लिम हो और वयस्क हो और समझदार हो, ठीक है। गवाहों की अनुपस्थिति विवाह को न केवल अमान्य बनाती है बल्कि उसे रद्द करने योग्य बनाती है भाई, ठीक है। अगर गवाह नहीं होंगे तो क्या होगा? विवाह अमान्य ही नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? रद्द योग्य बनाती है भाई। शिया मान्यताओं के अनुसार विवाह के समय गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। सुन्नी जो मान्यता जो है, सुन्नी मान्यता ये बोलती है कि गवाहों की आवश्यकता होती है, लेकिन शिया ये बोलती है कि गवाहों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा और सहमति भाई। सहमति कपटपूर्ण साधनों, भय या अनुचित दबाव के बिना प्राप्त की जानी चाहिए। अब विवाह की सहमति जो है वो एक तो दबाव में नहीं हो, एक कपटपूर्ण नहीं हो, एक किसी का दबाव नहीं हो कि दबाव दे के, एक डर दिखा के नहीं कि रिवॉल्वर ले और बोले कि रिवॉल्वर रख के बोले कि तुम आवरो कि मुझसे शादी करोगे। ये नहीं होना चाहिए। एक कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, किसी को कब्जे में लेके बोल दे कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो यह विवाह दबाव में नहीं होना चाहिए। सहमति दोनों की कपटपूर्ण नहीं होनी चाहिए, धोखे से नहीं होनी चाहिए और भय से नहीं होनी चाहिए सहमति, और अनुचित दबाव से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा से सहमति होनी चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2 देखते हैं। बिना अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों को अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति के तहत कार्य करना चाहिए भाई, ठीक है। दोनों सहमति से कार्य करें। यदि लड़के और लड़की ने यौवन अवस्था प्राप्त नहीं की है तो उनका विवाह तब तक वैध नहीं होता जब तक कि कोई कानूनी अभिभावक इसके लिए सहमति न दे दे भाई, ठीक है। तो कोई कानूनी अभिभावक सहमति नहीं दे दे तब तक इनका विवाह क्या नहीं होगा? वैध नहीं होता है भाई, ठीक है। कानूनी अभिभावक। सहमति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। संबंधित मामले देखते हैं। अब इसके कुछ संबंधित मामले हैं। एक मामला है सैयद मोहिउद्दीन बनाम खातीजाबाई, 1939 का केस है। के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक सफ़ी स्कूल था, जो सैफई शाखा जो थी उसका, सैफई स्कूल की लड़की जो यौवन प्राप्त कर चुकी थी, ठीक है, का विवाह जो उसके पिता द्वारा उसकी सहमति के बिना किया गया था, ठीक है। किसकी सहमति नहीं थी? लड़की की सहमति नहीं थी। किसने किया? पिता ने किया, ठीक है। अमान्य थी वही, ठीक है। इसी प्रकार शेख अब्दुल्ला बनाम डॉक्टर हुसैन परवीन 2012 का मामला है भाई। के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने दोहराया कि भारत में मुस्लिम समुदाय व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होते हैं भाई, ठीक है, जिसके तहत निकाह विवाह एक नागरिक अनुबंध है भाई, ठीक है भाई, नागरिक अनुबंध है जो स्थानीय या अस्थानीय हो सकता है भाई, ठीक है। इसलिए एक वैध अनुबंध के सभी तत्व पूरे होने चाहिए भाई, ठीक है। यौवन प्राप्त कर चुकी महिला का मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है भाई। दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इसके लिए स्वेच्छा से एक वकील नियुक्त किया जाना चाहिए भाई। प्रस्ताव शीघ्र मेहर के भुगतान के साथ दो वयस्क
और समझदार मुस्लिम पुरुषों या एक पुरुष और 2 महिला गवाहों की उपस्थिति और सुनवाई में किया जाना चाहिए। भाई ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी नागपुर पीठ ने, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने ये बात कही थी भाई। ठीक है, किस मामले में? शेख अब्दुल्ला बनाम डॉक्टर हुसैना परवीन के मामले में। आगे देखते हैं सक्षम पक्ष भाई। ठीक है, किसी विवाह को वैध बनाने के लिए दोनों पक्षों को बिना किसी भय या अनुचित दबाव के अपनी सहमति देने में सक्षम होना चाहिए भाई। विवाह के लिए पक्षकारों की पात्रता निर्धारित करने वाले कई कारक हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं भाई। ठीक है, तो सक्षम कैसे होंगे? कुछ क्या है, कुछ प्रकार है, वो इस प्रकार निर्धारित करें। विवाह की आयु भाई, विवाह के पक्षकारों के अनुबंध में प्रवेश करने की अक्षमता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें शादी करने के लिए सक्षम होना चाहिए भाई। ठीक है, एक स्वस्थ दिमाग वाला हो, एक तो स्वस्थ दिमाग हो भाई, और यौवन प्राप्त कर चुका हो, मुस्लिम विवाह कर सकता है भाई। संबंधी पक्षकारों को अपने कर्तव्य की प्रकृति को समझने में सक्षम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये विवाह की क्या है, कुछ आवश्यक बिंदु है। आगे देखते हैं, किशोर अवस्था भी पक्षकारों की सक्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है भाई। ठीक है, यौवन आरंभ उस उम्र को कहते हैं जब कोई लड़का या लड़की बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाता है भाई। ठीक है, अब देखते हैं, उम्र भी दिखा रखी है। यदि कोई प्रमाण उपलब्ध न हो तो यौवनारंभ 15 वर्ष की आयु में पूर्ण माना जाता है। ये बार बार पीछे दी हुई है बात। ठीक है, कि दोनों पक्षों का समुचित होना चाहिए, सही होने चाहिए वो दिमाग से, यौवन प्राप्त कर चुके हों भाई। ये बात यहाँ पे भी गई है। यौवनारंभ कहाँ पे बताया है? आयु बताइए, 15 वर्ष पूर्ण माना जाता है भाई। भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम 1875 विवाह, दहेज और तलाक के संबंध में मुसलमानों पर लागू नहीं है भाई। ठीक है, तो ये मुसलमानों पे लागू नहीं। भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम 1875 विवाह, दहेज और तलाक के संबंध में मुसलमानों पर लागू नहीं है भाई। तो यौवनारंभ बताई गई है 15 वर्ष की आयु पूरी या बच्चा पैदा करने में सक्षम भाई। ठीक है, नाबालिगों का विवाह और विवाह में अभिभावकता, अभिभावक की सम्मति के बिना किसी नाबालिग का विवाह तब तक अमान्य है जब तक कि वयस्क होने के बाद इसकी पुष्टि न हो जाए। ठीक है, अभिभावक जो है, अभिभावक की सम्मति के बिना किसी नाबालिग का विवाह तब तक अमान्य है। अगर सहमति दी है तो बात अलग है, लेकिन सहमति के बिना किसी नाबालिग का विवाह तब तक अमान्य है जब तक कि वह वयस्क होने के बाद इसकी पुष्टि न हो जाए भाई। बाल्य अवस्था प्राप्त कर चुका लड़का या लड़की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, और यदि दोनों की उम्र समान है तो अभिभावक को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है भाई। ठीक है, अब्दुल अहद बनाम शाह बेगम 1996 का केस है भाई। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने माना कि एक नाबालिग लड़की को शुरू से ही शादी के लिए उकसाया जाता है। नाबालिग लड़के
उसको शुरू से ही शादी के लिए उकसाया जाता है। भले ही उससे अभिभावक द्वारा संपर्क किया गया हो। ठीक है, भले ही अभिभावक द्वारा संपर्क किया गया हो। एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह एक वयस्क व्यक्ति से कर दिया गया था। पति कुछ समय तक अपनी पत्नी के घर पर रुका भाई, और जब वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया, जब उसने कोशिश की तो उसके माता पिता ने पत्नी को भेजने से इनकार कर दिया भाई। साथ ले जाने के लिए कोशिश की तो उसके माता पिता ने पत्नी को भेजने के लिए इनकार कर दिया। इसलिए पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया भाई। इस मामले में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवाह के समय लड़की नाबालिग थी और उसकी नाबालिगता के दौरान जिस व्यक्ति से विवाह का प्रस्ताव रखा गया था वह उसका विवाह कराने में सक्षम नहीं था। वह केवल एक वल्ली अभिभावक नहीं था और यह साबित करने में असमर्थ था कि उसे नाबालिग लड़की से शादी करने का कानूनी अधिकार था। अदालत ने आगे कहा कि ऐसी कानून किसी परिस्थिति में नाबालिग लड़की को शादी के लिए आवश्यक सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि शादी शुरू से ही अमान्य थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मेहर। विवाह की जो आगे की जो शर्त है उसमें है मेहर। मेहर का अर्थ है विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली धनराशि में। कौन देगा इसमें? पति देगा। किसको देगा? पत्नी को। विवाह के समय देगा। इसका उद्देश्य विवाह के दौरान और विवाह समाप्त होने के बाद भी दुल्हन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है भाई। नसरा बेगम बनाम रिजवान अली के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह माना कि मेहर का अधिकार सहवास से पहले भी मौजूद होता है भाई, कि साथ रह रहे हैं उससे पहले भी होता है भाई। अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यदि पत्नी नाबालिग है तो उसका अभिभावक दहेज का भुगतान होने तक उसे उसके पति के पास भेजने से इनकार कर सकता है भाई। ठीक है, लड़की अगर नाबालिग है और मेहर का भुगतान नहीं किया है तो उसके जो पत्नी के जो अभिभावक जो हैं माता पिता उसको पति के पास भेजने के लिए इनकार कर सकते हैं भाई। और यदि वह पति की हिरासत में है तो उसे वापस लाया जा सकता है भाई। तो मेहर किसको दिया जाता है? लड़की को दिया जाता है वधू वर पक्ष की ओर से। कानूनी अक्षमता से छूट भाई। मुस्लिम कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में विवाह की अनुमति नहीं है भाई। प्रतिबंधों निषेधों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्ण निषेध भाई। मुस्लिम विवाह में रक्त संबंधियों के बीच विवाह संभव नहीं है भाई। इस संबंध में विवाह अमान्य हो जाता है। रक्त संबंधियों के बीच विवाह नहीं कर सकते, ये पूर्ण अमान्य है। रक्त संबंधी, इसका तात्पर्य रक्त संबंधों से है जिसमें एक पुरुष को निम्नलिखित महिलाओं से विवाह करने की मनाही है भाई। कौन कौन किसके साथ विवाह नहीं कर सकता? उनकी माँ या दादी, चाहे पीढ़ी कितनी भी ऊंची हो भाई। ठीक है, माँ और दादी से नहीं कर सकता। उनकी बेटी या पोती, चाहे पीढ़ी कितनी भी निचली हो, ठीक है, इनसे विवाह नहीं कर सकता भाई, बेटी या पोती से। खुद की बहनी हो गई। आगे देखते हैं भाई। यानी कि माँ की बेटी, दादी है दादी की पोती, ठीक है, बेटी हो गई, इससे विवाह नहीं कर सकता भाई। कितनी भी नीची जो पीढ़ी है वो
और माँ और दादी से। आगे देखते हैं। उसकी बहन भाई पूर्ण रक्त, आधा रक्त, गर्भाशय रक्त को ध्यान में रखे बिना भाई, ठीक है। उसकी भतीजी या परपोती चाहे कितनी भी पीढ़ी नीचे हो, उससे विवाह नहीं कर सकता। उसकी चाची या परदादी चाहे वे पिता की तरफ से हो या माता की तरफ से, चाहे कितनी भी पीढ़ियां ऊपर हो, इनसे विवाह नहीं कर सकता। रक्त संबंध यानी विवाह के नियम के तहत निषेध महिलाओं से विवाह अमान्य है। साथ ही उस विवाह से पैदा हुए बच्चे भी क्या है भाई, नाजायज माने जाएंगे भाई। अगर कर लिया तो बच्चे नाजायज माने जाएंगे। उसकी बहन, ये फिर से वही सेंटेंस उठ के आ गया नीचे। तो आत्मीय या मुरासत, आत्मीयता, ठीक है। करीबी रिश्तों के कारण मुसलमानों में कुछ करीबी रिश्तेदारों से शादी करना भी वर्जित है भाई, ठीक है। यह रिश्ते विवाह के माध्यम से बनते हैं और रक्त संबंध से जुड़े नहीं होते भाई। जो रक्त संबंध में होगा उनसे तो किसी से शादी कर ही नहीं सकता, जो ऊपर दिए हुए हैं। और नीचे क्या है, कुछ करीबी होते हैं, उनसे भी क्या है, शादी निषिद्ध संबंध निम्नलिखित था भाई, शादी करना वर्जित है भाई इनसे भी। उनकी पत्नी की माँ या दादी, ठीक है, चाहे कितने भी पीढ़ी नीचे और कितने भी, यानी कि किसी की शादी हो गई, ठीक है, तो वो जो पत्नी आई है उसकी पत्नी की माँ से और दादी से विवाह नहीं कर सकता भाई। उसकी पत्नी की बेटी यानी कि खुद की बेटी हो गई या पोती, उससे भी कितनी भी चाहे पीढ़ी नीचे बीत चुकी हो, शादी नहीं कर सकता भाई। उसके पिता की पत्नी या दादा दादी की पत्नी, ठीक है, तो ये वही हो गई, उसकी पिता की पत्नी माँ हो गई, दादा दादी की पत्नी वो दादी हो गई, उससे भी विवाह नहीं कर सकता। उसके बेटे की पत्नी, ठीक है, या बेटे के बेटे की पत्नी या बेटी के बेटे की पत्नी, चाहे कितनी भी पीढ़ियां आगे तक हो, उससे भी विवाह नहीं कर सकता भाई। वैवाहिक संबंध के तहत निषेध महिलाओं से विवाह करना अमान्य है भाई, ठीक है। दूध संबंध या रीजा, यह दूध के संबंध को संदर्भित करता है। यह ऐसी स्थिति है जब पत्नी की मां के अलावा कोई अन्य महिला 2 साल से कम उम्र के बच्चे को स्तनपान कराती है तो वह महिला उस बच्चे की पालक मां बन जाती है भाई। किसी व्यक्ति को पालक संबंध के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों से विवाह करने की मनाही है भाई, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आज हमने यहाँ तक देखा, कल इसके आगे और देखेंगे, ठीक है। आशा आपको समझ में आया होगा।